जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में, जो कि बहुत लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि ये जो चीज़ है, इससे हमको एकदम से पता लग जाता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। हमको सिर्फ एक फिगर देखनी है और उससे हम लोग जज कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताऊंगा कि जब भी एक कोई कंपनी का एनालिसिस करते हो तो किसी एक तरीके से यहाँ पे एनालिसिस नहीं होता है। किसी एक पैरामीटर को देख के आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे धोखा खाओगे, आप यहाँ पे लॉस करने का आपका बहुत बड़ा चांस है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो किसी एक बेस पे लेके आप मत एनालिसिस कीजिए। आप जितने भी हो सके उतने पैरामीटर्स से पास कीजिए कंपनी को, और अगर आपके टेस्ट में ये पास होती है कंपनी तभी आप उसमें जाके इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे जो कंपनी है उसका नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे इतना अभी तक टाइम टू टाइम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था। एकदम से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा होगा। तो ऐसे जितने भी नेट प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी जो रेशियोस है वो सब जंप करेंगे। तो आप अगर यही सिर्फ यही देख के आप अगर आपने फिर डिसीजन ले लिया इन्वेस्ट करने का, तो फिर आप कितने बुरे फंस सकते हो। जबकि आप यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो ये कंपनी तो लॉस मेकिंग ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों की वजह से ये कंपनी ने इतना बड़ा जंप दिखा दिया। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको कि किसी भी एक टॉपिक पे आप यहाँ पे डिपेंडेंट मत होइए। ये एनालिसिस जो है वो बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पे आपको हर एक पैरामीटर से पास करना पड़ता है स्टॉक को, तब जाके एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे हमको मिलता है। वरना फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डुबाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं तो उसके बारे में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज़ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो जनरली बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी के दिखाता है, एक होता है मैनेजमेंट कैसा है वो दिखाता है, फिर एफिशिएंसी कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें जो रेशियोज़ है अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेशियोज़ तो वो दिखाते हैं। तो उसी में से इतने सारे यहाँ पे भी बहुत सारे रेशियोज़ है, तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो काम का है तो वो आपको एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं ROE, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो रेशियो है वो है। सबसे पहले चीज़ कि अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको रेशियो चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनर पे जाना है, अपना वॉच लिस्ट बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे रेशियो ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ROE। तो यहाँ से आप ROE यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे भी क्या होता है कि कभी कभी जो होता है ना, तो वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो जब कंपनी का रिजल्ट आया होता है और तब आपको यहाँ पे ROE की कुछ भी रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल है वो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ROE क्या होता है। ROE यानी कि क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि हमारा जो पैसा है, हमारी जो इक्विटी है, उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी, तो वो हमको दिखता है, ठीक है। क्योंकि हमको कितना पैसा मिलने वाला है वो कैसे पता चलता है कि कंपनी, जैसे कि हमने स्टॉक किसी कंपनी का बाय किया, ठीक है, यानी कि हमने उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। तो अगर हमने कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है तो हमको कुछ जो इंटरेस्ट मिलता है वैसे थोड़ी मिलेगा। हमको तो कंपनी के नेट प्रॉफिट, कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना पैसा मिलेगा हमको, क्योंकि हम क्या है, हम कंपनी के हिस्सेदार है, ओनर है हम कंपनी के। तो इसीलिए हमारी जो ओनरशिप होती है वो इक्विटी में, इक्विटी उसको बोला जाता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो कंपनी, हमको अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है उस पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उसमें से हमारा हिस्सेदारी कितनी है तो वो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा कि हमारा जो पैसा है उस पर कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया है। तो हमने यही किया है कि हमने क्या किया कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, और उससे हम डिवाइड करेंगे कि हमारी जो कितनी इक्विटी है, हमारा कितनी हिस्सेदारी है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि हमारी इतनी जो ROE है वो है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ROE के लिए जो डेटा चाहिए वो कहाँ से लाए। ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि स्क्रीनर से आप ले सकते हो, लेकिन अगर जस्ट अभी रिज़ल्ट आया, ठीक है, और आपको अभी का अभी चाहिए डेटा, तो आप कहाँ क्या करोगे फिर? जहाँ पे साइट पे इतना इंस्टेंट अगर अपडेट नहीं हो रहा है
कुछ साइट पे, जैसे कि मनी कंट्रोल भी बहुत जगह होता है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल देखने पड़ते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? नेट प्रॉफिट आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे था। ये इनकम स्टेटमेंट से यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ये ले लिया नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज शेयर होल्डर की इक्विटी लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डर की एवरेज इक्विटी लेंगे, यानी कि क्या? यानी कि अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमको इक्विटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्विटी, ये रही इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स, यानी कि हमारे जो लायक है वो कितनी इक्विटी है, तो इसकी तो हमने एवरेज निकालनी है। तो जो हमारी करंट ईयर की इक्विटी है या एंड पिछले ईयर की इक्विटी है, हम दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हमको एवरेज मिल जाएगा। तो ये हमारा है एवरेज शेयर होल्डर की इक्विटी, हमको यहाँ पे ऐसे मिल गई कि पिछले साल का जो इक्विटी था वो इस साल का इक्विटी है, वो उसको ऐड करके यहाँ पे डिवाइड करना है, तो वो हमारी हो जाएगी एवरेज शेयर होल्डर की इक्विटी। और फिर अगर हमको करना क्या है, बस सिंपली नेट प्रॉफिट को यहाँ पे इससे डिवाइड कर देना है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न इक्विटी। लेकिन हमको पता कैसे चलेगी ये अच्छा है क्या बुरा है? तो आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और आप उसके प्रॉफिट के डायरेक्ट हकदार हो गए, यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी वो उतना आपको आप लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि कंपनी ने आपको इतना पैसा कमा के दिया है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो अगर आप यहाँ पे बैंक में डालते हैं एफडी में, तो वहाँ पे कितना रिटर्न होता है? 5% का रिटर्न होता है। अगर आप यहाँ पे किसी एलआईसी में या ऐसे कुछ जगह पर डालते हो, तो वहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है आपको? वहाँ पे मिलता है 7% समथिंग। अगर आप पीपीएफ या कुछ इसी जगह डालते हो, तो वहाँ पे कितना मिलता है रिटर्न आपको? 9%। और अगर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है और फिर भी आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना, तो मैंने इंडेक्स फंड की बात की थी, तो वो तो बिना रिस्क के आपको यहाँ पे 15% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमको आरओई कितना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये तो सेफेस्ट है एफडी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको 15% का तो ऐसे ही इंडेक्स फंड में मिल जाएगा बिना रिस्क के, क्योंकि पूरा मार्केट और डूबने वाला नहीं, एक तो कंपनी डूबेगी लेकिन उससे मार्केट को क्या फ़र्क पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 15% तो हमको मिलने ही वाले हैं। तो हमको ऐसी चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर हम किसी कंपनी में इतना रिस्क ले रहे, किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हम इतना रिस्क ले रहे, तो एटलीस्ट हमारा जो रिटर्न है वो इससे तो कहीं ज़्यादा हमारा होना चाहिए, ठीक है। इससे तो हमारा रिटर्न जो है वो कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होता है यहाँ पे, इसीलिए हमको जो रिटर्न इक्विटी होता है वो ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं कि 25% से अप हो, 25%, 35%, 45%, 47%, कुछ भी यहाँ पे रिटर्न इक्विटी है वो चलता है। लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो इससे तो हमको ज़्यादा ही मिलना चाहिए, 18%, या मिनिमम यहाँ पे 18% आप पकड़ के चलिए, मिनिमम 18% तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आप किसी भी टाइप का आपका जो बैंड है वो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप 30% वाली रिटर्न इक्विटी वाली जो स्टॉक है वहाँ पे भी आप जा सकते हो, तो वो तो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो कहने का मतलब है कि इससे तो हमको ज़्यादा रिटर्न ही मिलना चाहिए, क्योंकि इतना तो हमको बिना रिस्क लिए इतना रिटर्न तो मिलता है। तो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उससे तो हमारा ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी में एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कि कंपनी जब भी नेट प्रॉफिट करती है, ठीक है, नेट प्रॉफिट करती है तो वो हमको देना होता है। लेकिन कंपनी जो हमको डिविडेंड देती है तो उसका कुछ ही हिस्सा हमको डिविडेंड देती है, ठीक है। कंपनी हमको ये जो डिविडेंड देती है वो पूरा हमको डिविडेंड नहीं देती है, वो कुछ ही हिस्सा देती है। तो क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ चाहोगे तो यहाँ पे तो आपको इतना कम रिटर्न मिल रहा है, जबकि कंपनी यहाँ पे खुद 27.39% है यहाँ पे आपकी कंपनी जो है ग्रो कर रही है, तो आप क्यों इधर जाने की ट्राई करोगे, ठीक है। कंपनी जब इतने अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रही है तो आप इन जगहों पे चक्करों में क्यों पड़ना चाहोगे। इसलिए कंपनी क्या कहती है, कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड आपको दे देती है और बाकी की जो पैसा है वो फिर से अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, री इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कंपनी डिविडेंड ही नहीं देती है ना, तो कंपनी की जो इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पैसा हमको देना चाहिए वो पैसा हमारा दिया ही नहीं, वो कंपनी ने अपने पास ही रख लिया। तो
इस वजह से जो कंपनी की जो जो इक्विटी होगी तो वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर इक्विटी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो हमारी जो कंपनी की जो आरओई है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए जो कंपनी अच्छी कंपनियाँ होती है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको डिविडेंड देती रहती है, ताकि उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम ना हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा आरओई का। तो आई होप कि अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो आप यहाँ पे जाके स्क्रीनर पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इन्फोसिस था किधर गया, तो उसका जो आरओई था वो कितना था 27.22। यहाँ पे हमारा आया कि यहाँ कितना 27.39%। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो आपका यहाँ पे एकदम एक्यूरेट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आने वाली है। तो ये पूरा सिखा दिया कॉन्सेप्ट मैंने आरओई का। अगले वीडियो में सीखेंगे नेक्स्ट एक जो रेशियो है उसके बारे में। ऐसे करके हम धीरे धीरे करने वाले। तो आप जितनी भी आपकी जो कंपनीज है उसकी आप जाके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट लेके यहाँ पे आप आरओई खुद से निकालिए, ताकि आप खुद से निकालेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे इक्विटी आपकी बढ़ जा रही होगी तो आपका आरओई कम हो जाता होगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता होगा, इक्विटी कम होगी तो आपका आरओई बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपके आंखों के सामने होगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आरओई का चक्कर ये है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी ना तो वो आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे खुद अब एक यहाँ पे आप लिस्ट बनाइए और जिसकी भी आरओई यहाँ पे 15% से कम है उसको यहाँ पे आप साइड पे निकाल दीजिए। यहाँ पे एक नोट एक करने वाली बात यह है कि जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होते हैं, जो भी एक लेन देन का काम करते हैं, जो इसकी जो धंधा है वही लोन का है, तो उसकी जो आरओई होगी वो ज़्यादातर यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगी। तो ये आप मत सोचिएगा कि एचडीएफसी बैंक उसकी आरओई तो 7% है तो वो क्या ख़राब स्टॉक हो गया। ख़राब स्टॉक नहीं हो गया, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे होते हैं। लेकिन उससे अलावा जो भी कंपनीज होती है उसमें आपको देखना होता है कि 15% से ऊपर की आपकी आरओई यहाँ पे होनी चाहिए। तो आई होप कि आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।